ईरान को खत्म करने के बाद इजराइल का अगला निशाना होगा पाकिस्तान और तुर्की। जी हां, इजरायली एनालिस्ट अब इस तरह के आर्टिकल्स लिखना शुरू हो गए हैं कि ईरान को खत्म करने के बाद हमारा फोकस कहां पर होना चाहिए। आज की इस वीडियो में हम नजर डालेंगे इजराइल के फ्यूचर प्लान्स के बारे में और इस हवाले से इजराइल के जो डिफरेंट राइटर्स हैं उनके अगर हम एनालिसिस पढ़ें तो उनका माइंडसेट हमें पता लगता है। और इसके साथ ही हमने अपना एक डिटेल्ड एनालिसिस तैयार किया है इजराइल की इस अप्रोच के हवाले से और इसको काउंटर करने के लिए पाकिस्तान और तुर्की क्या कर रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तुर्की और पाकिस्तान दोनों अलग-अलग किस तरह इजराइल को थ्रेटन करते हैं और दोनों के क्या प्लस पॉइंट्स हैं। इस हवाले से एक इजरायली राइटर है, उसने डेली मारिब में लिखा है, बॉस गलानी उसका नाम है। उन्होंने मिडिल ईस्ट में शिफ्टिंग सैंड्स के बारे में लिखा है कि किस तरह यहाँ पर हालात चेंज हो रहे हैं और उनके मुताबिक वो इतने ऑप्टिमिस्टिक हैं कि हम ईरान का सेटअप गिरा लेंगे और उसमें कामयाब हो जाएंगे और जब हम ईरान को ख़त्म कर लेंगे तब हमने डिसाइड करना है कि उसके बाद इजराइल का मेजर थ्रेट कौन होगा, तुर्की या पाकिस्तान। और उनके मुताबिक ईरान के बाद पाकिस्तान या तुर्की रिप्लेस करेंगे इजराइल के टॉप ओपोनेंट के तौर पर और उनमें से कौन हो सकता है उसमें उन्होंने अपना एनालिसिस दिया है। उन्होंने कहा है कि तेहरान विल बी फोर्स्ड टू वेकेट द रोल ऑफ इजराइल ग्रेट एनिमी, यानी तेहरान को फोर्स किया जाएगा ईरान को कि वो इजराइल का नंबर 1 एनिमी ना रहे। विद अ न्यू कंट्री नीडेड टू टेक ऑन दैट रोल, उसके बाद एक नई कंट्री दरकार होगी, यानी उनके जो मकासद हैं वो रिलेंटलेस हैं। वो खुद बता रहे हैं कि हम रुकने वाले नहीं हैं, ईरान को वीक करके हम आगे बढ़ेंगे। उनके मुताबिक ईरान के जो फॉर्मर सुप्रीम लीडर थे अली खामेनाई, उनकी असैसिनेशन के बाद ईरान की जड़ें हिल चुकी हैं। उन्होंने 3 दहाइयों तक बड़ा रेजिस्ट किया है इजराइल को और उसमें वो किसी हद तक कामयाब भी रहे हैं, लेकिन उनके जाने के बाद अब हमारे लिए ईरान एक आसान हदफ बन चुका है और ईरान का हमारे रास्ते से हटना इमिनेंट है। उनके मुताबिक इस वक्त ईरान के अंदर जो इकोनॉमिक मेल्टडाउन चल रहा है, ईरान उससे सरवाइव नहीं कर सकेगा और उनके मुताबिक हमने ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज को वाइप आउट कर दिया किसी हद तक, जो कि ऑब्वियसली टाइम के साथ मजीद वीक करेंगे हम। और उसके बाद उनके मुताबिक पाकिस्तान और तुर्की रिप्लेस करेंगे इस रीजन में इजराइल के सबसे बड़े थ्रेट के तौर पर। और उनके मुताबिक ऐसे लग रहा है कि कोई मुकाबला चल रहा है पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान कि कौन होगा इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन। बोथ विद अ सॉलिड सुन्नी मेजॉरिटी, वो कहते हैं ये 2 बहुत बड़े कंट्रीज हैं जिनकी बड़ी पॉपुलेशंस हैं, दोनों सुन्नी मेजॉरिटी कंट्रीज हैं और हमारे लिए एक थ्रेट पोज करती हैं। दोनों के पास मजबूत दिफा है और बड़ी बड़ी आर्मीज हैं और इंटरेस्टिंगली दोनों अमेरिका के साथ बेहतरीन ताल्लुकात एंजॉय कर रहे हैं, जो कि हमारा भी एक मेन एलाय है। अगर हम यहाँ डॉट कनेक्टिंग करें तो हमें इनके सारे प्लान्स का पता चल जाता है। आपको याद होगा चंद माह पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, बल्कि 1 माह पहले, इजराइल के हेक्सागन अलायंस के बारे में। और वो हेक्सागन अलायंस क्या है? इजराइल के स्ट्रेटेजिक थिंकर्स के मुताबिक एक तो था शिया एक्सिस, जिसमें इराक था, ईरान था, सीरिया था। उनके मुताबिक उस एक्सिस को तो हम किसी हद तक वीक कर चुके हैं। अब एक है इमर्जिंग सुन्नी एक्सिस और इस वीडियो में हमने जिक्र किया था वो इमर्जिंग सुन्नी एक्सिस कौन सा है जो इजराइल अपने लिए थ्रेट समझता है। वो है पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और इजिप्ट। और हेक्सागन अलायंस जो इन्होंने बनाया है उसमें इन सब की इंसर्कलमेंट का प्लान है। सऊदी अरब को किस तरह इंसर्कल कर रहे हैं? यूएई की मदद से। और इसलिए सऊदी अरब और यूएई का इख्तलाफ हमें नजर आता है यमन और सोमालिया पे और इवन सूडान में भी, जहां यूएई इजराइल के साथ मिलकर काम कर रहा है और सऊदी अरब को इंसर्कल करने की कोशिश कर रहा है। और सऊदी अरब ने उसका किस तरह रिस्पॉन्ड किया ये हमने कई वीडियोज में एक्सप्लेन किया हुआ है। हेक्सागन अलायंस में पाकिस्तान के खिलाफ जो उनका सबसे बड़ा पत्ता है वो है इंडिया और भारत को वो अपने अलायंस में शामिल करके पाकिस्तान को इंसर्कल करना चाहते हैं कि पाकिस्तान पर भारत के जरिए एक दबाव रहे। और तुर्की को वो किस तरह इंसर्कल करना चाहते हैं? साइप्रस और ग्रीस के साथ ताल्लुकात बढ़ाकर। आज से 7 साल पहले हमने एक वीडियो बनाई थी कि किस तरह ग्रीस और तुर्की के इख्तलाफात चल रहे हैं मेडिटेरेनियन सी के ऊपर समंदरों की हदूद के हवाले से। साइप्रस और ग्रीस के साथ ये अपनी जो ऑयल एंड गैस की एक्सप्लोरेशन है मेडिटेरेनियन सी के ऊपर उसको भी बढ़ाना चाहते हैं ताकि जो टर्किश एफर्ट्स हैं वो अंडरमाइन हो, जो तुर्की का नॉर्दर्न साइप्रस पर कंट्रोल है वो कमजोर हो और तुर्की के पास जो ऑयल फील्ड्स हैं समंदरों के अंदर उनको उनसे महरूम किया जाए।
तो ग्रीस और तुर्की की जो दुश्मनी है इजराइल उसको भी एक्सप्लॉइट करना चाहता है। यूएई और सऊदी अरब का जो मसला है इजराइल उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। पाकिस्तान और भारत का जो मसला है इजराइल उसको एक्सप्लॉइट करना चाहता है। तो यहाँ पर ये जो इन तीनों ममालिक के राइवल कंट्रीज हैं इनके साथ ये हेक्सागन अलायंस बनाने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भारत तो किसी हद तक शामिल है, साइप्रस और ग्रीस को ये पहले ही शामिल कर चुके हैं और यूएई भी किसी हद तक है। तो यहाँ से पता चलती है इनकी अप्रोच, जो इनके मुताबिक एक इमर्जिंग सुन्नी एक्सिस है वो भी इनके लिए एक थ्रेटनिंग अलायंस है। पिछले दिनों हमने देखा है उर्दगान और नेतन्याहू की जबरदस्त लफ्जी जंग हुई है, जिसमें नेतन्याहू ने इल्जाम लगाया है उर्दगान पर कि ये अपनी कुर्दिश पॉपुलेशन को कत्ल कर रहे हैं। उसके जवाब में जो तुर्की इनके खिलाफ एक मीडिया वॉरफेयर जारी रखे हुए है, जो बड़ा जबरदस्त नैरेटिव बनाता है इजराइल के खिलाफ तुर्की कि इनके एक्शंस गजा के अंदर, लेबनान के अंदर और पूरे रीजन के अंदर, और तुर्की बार बार ये मौकफ ऑफिशियल लेवल पर प्रोपेगेट करता रहता है कि इजराइल एक अग्रेसर है जिससे बचना बहुत ज़रूरी है। और तुर्की ने इजराइल के साथ तिजारत को भी मुअत्तल किया था। इनके इख्तलाफात हम सब के सामने वाज़ेह हैं। तुर्की की मीडिया गेम जिससे इजराइल बहुत ज़्यादा परेशान है। इसके अलावा इन दोनों का इख्तलाफ सीरिया में भी है। अहमद अल शरा, वैसे तो दोनों मुल्क उससे खुश हैं, तुर्की भी खुश है और इजराइल भी खुश है, लेकिन इजराइल को यह डर है कि तुर्की ने अहमद अल शरा को अगर अपनी साइड पर कर लिया तो तुर्की सल्तनत उस्मानिया को रिवाइव कर सकता है यहाँ पर और अपने इन्फ्लुएंस में इजाफा कर सकता है इस रीजन में। इसलिए वो अहमद अल शरा को भी डराते रहते हैं, लेकिन अमेरिका की मदद से उसको कंट्रोल भी किया हुआ है। और सदरन सीरिया में इजराइल की क्या कार्रवाइयाँ हैं ये आप देख सकते हैं कि वहां पर भी कितने बड़े इलाके पर वो काबिज हो चुके हैं गोलान हाइट्स के बाद भी, और अहमद अल शरा साहब चुप बैठे हुए हैं क्योंकि उनके पास कोई कैपेबिलिटी नहीं है। सारा डिफेंस तो सीरिया का तबाह कर चुका है इजराइल, और उन कम होती हुई डिफेंस कैपेबिलिटीज को पूरा करने के लिए कौन आगे आता है? तुर्की। और उर्दगान अहमद अल शरा को कहते हैं कि हम आपकी मदद करेंगे आपकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज को दोबारा बिल्डअप करने के लिए, आप हमारे साथ हाथ मिलाएं। तो वो बेचारा एक कंफ्यूज लीडर, वो इनसे भी हाथ मिलाता है, वो इजराइल को भी अकोमोडेट कर रहा है और अमेरिका के सामने भी यस मैन है। तो एक खींचातानी तुर्की और इजराइल की हमें शाम में नजर आती है, मीडिया में नजर आती है। फिर इजराइल को बहुत बड़ा गुस्सा है तुर्की पर कि ये पॉलिटिकल इस्लाम को क्यों सपोर्ट करता है। पॉलिटिकल इस्लाम हो गया, हमास को ये क्यों होस्ट करते हैं, और पास में इन्होंने धमकियां लगाई हुई हैं तुर्की को कि अगर हमास का कोई पॉलिटिकल ऑफिस यहाँ पर एक्टिव हुआ अंकारा में या इस्तांबुल में, हम उसको टारगेट कर सकते हैं। तुर्की ने इसका जवाब ये दिया था कि अगर तुमने हम पर हमला करने की जुर्रत की तो तुम याद रखोगे कि तुमने किस पर हमला किया है और हम इनको होस्ट करते रहेंगे। इसके अलावा भी तुर्की की जो ओवरऑल पावर है इस पूरे रीजन में, नेटो का वो एलाय है, अमेरिका का दोस्त है, एक वाइब्रेंट सोसाइटी है, हंसता खेलता मुल्क है। ये भी इनको पसंद नहीं कि मुस्लिम मुल्क इतना खुशहाल क्यों हो सकता है, पूरी दुनिया का टूरिज्म वहां पर आता है। तो इनको एक आंख नहीं भाता कि ये मुल्क जो इतना खुशहाल है ये मीडिया में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा करता है, सल्तनत उस्मानिया के हवाले से सीरीज बनाता है, सलाहुद्दीन के हवाले से सीरीज बनाता है, जिन्होंने हिस्टोरिकली फलस्तीन के ऊपर हुकूमत की हुई है। और उस पास्ट ग्लोरी को तुर्की जिस तरह एम्पलीफाई करता है इजराइल को बिल्कुल नहीं पसंद। और इसलिए आज से 6 माह पहले हमने जिक्र किया था इस वीडियो में कि क्यों इजराइल तुर्की की गजा फोर्स में शमूलियत को एक्सेप्ट नहीं करता। तुर्की ने जब हामी भरी कि हमारे ट्रूप्स आ सकते हैं गजा के अंदर, तो इजराइल ने फौरन जवाब दिया कि टर्किश फोर्सेस को हम कबूल नहीं करेंगे। उनके आसान खता हो जाते हैं ये सोचकर कि हमारे नेक्स्ट डोर नेबर्स में टर्किश सोल्जर्स खड़े होंगे, और तुर्की की इसी रीजनल पावर और स्ट्रेटेजिक आउटरीच की वजह से तुर्की इनको बिल्कुल भी नहीं पसंद और एक आंख नहीं भाता जो उनका फलस्तीन पर नैरेटिव है। पाकिस्तान की बात करते हैं कि पाकिस्तान को उनसे क्या खतरात लाहिक हैं। ये तो हमने अक्सर इजरायलीज के मुंह से सुना हुआ है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा खतरा है, पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हमारे लिए खतरा हैं, पाकिस्तान का मिसाइल सिस्टम हमारे लिए खतरा है, पाकिस्तान को कंट्रोल करना होगा। और कुछ जगहों पर यह भी आवाज़ आती है कि पाकिस्तान इज़ नेक्स्ट। और ये भी हमने पॉसिबिलिटी कई जगहों पर डिस्कस की हुई है कि अगर ईरान का मौजूदा सेटअप गिर जाता है, तो आपको पता है बलूचिस्तान ईरान से बॉर्डर शेयर करता है, तो अगर ये सेटअप गिर जाता है तो वहाँ पर BLA और मोसाद का किस लेवल का ताल्लुक होगा, किस लेवल की कोलैबोरेशन होगी, ये हम सोच भी नहीं सकते। एक तबाही आ सकती है पाकिस्तान के साउथ वेस्टर्न बॉर्डर पर, जो ऑलरेडी बहुत सी मुश्किलात का शिकार है। और जिस दिन पाकिस्तान ये मीडिएशन एफर्ट्स करवा रहा था, BLA ने गवादर के पास पाकिस्तान के कोस्ट
कोस्ट गार्ड्स पर एक बड़ा खतरनाक और अफसोसनाक हमला किया था। ये भी शायद पैगाम था पाकिस्तान के लिए कि तुम क्या करते फिर रहे हो। और जिस तरह पाकिस्तान इनको चैलेंज करता है यूएन के अंदर, पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर की ट्वीट्स ओपनली इजराइल के खिलाफ, पाकिस्तान का भी एक नैरेटिव है, पाकिस्तान की भी पूरी सिविल सोसाइटी में इजराइल के लिए कोई खास जज्बात नहीं है। और मज़े की बात यह है कि वो सारे जज्बात अब यूरोप में भी मुंतकिल हो चुके हैं। जो स्पेन वगैरह जो कुछ कर रहे हैं वो आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि ये पाकिस्तान और तुर्की नहीं, अब पूरी दुनिया इनके इन एक्शंस को कंडेम कर रही है। और पाकिस्तान की ये मीडिएशन एफर्ट्स भी इनको बिल्कुल पसंद नहीं कि किस तरह जिन लोगों को हम थ्रेट्स देते हैं उनके जहाज़ों को पाकिस्तान एयरफोर्स तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर रही है और उनको छोड़ने जा रही है। ये इजराइल की पॉलिसी मेकिंग में उनके मुताबिक पाकिस्तान रोड़े अटकाता है, पाकिस्तान सामने खड़ा हो जाता है कई जगहों पर। इजरायली राइटर के मुताबिक ईरान के बाद किस मुल्क को ज़्यादा बड़ा खतरा समझना है ये अभी हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। बोथ ऑप्शंस आर ऑलमोस्ट इक्वली बैड। वो कह रहे हैं कि दोनों ही बुरे हैं हमारे लिए, पाकिस्तान हो या तुर्की हो। और वो कहते हैं कि इन दोनों को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक ही लेवरेज है और वो है अमेरिका। और उस ताल्लुक को हमें हर हाल पर सेफ गार्ड करना होगा ताकि इन दोनों को चेक में रखा जा सके। यानी जब तक हमें ये वीक नहीं कर लेते तब तक इनको कंट्रोल करना होगा अमेरिका की मदद से। और इसकी एग्जांपल हमें मिलती भी है कि किस तरह अमेरिका की मदद से पाकिस्तान या तुर्की पर अक्सर दबाव डाला जाता है। पाकिस्तान की एग्जांपल तो हमारे सामने है। जिस तरह पाकिस्तान के बैलिस्टिक और न्यूक्लियर प्रोग्राम पर पिछले दिनों पाबंदियां लगाई हैं अमेरिका ने, इसमें डेफिनेटली इजरायली लॉबी का हाथ है। और 3 से 4 सैंक्शन बाइडेन के दौर में लगी थी और एक सैंक्शन ट्रंप के दौर में भी लग चुकी है। और ये सैंक्शंस की वापसी हुई है 2011-12 के बाद, जब ओबामा की हुकूमत पाकिस्तान पर धड़ाधड़ सैंक्शंस आयद कर रही थी और उस वक्त भी बाइडेन साहब वाइस प्रेसिडेंट थे और पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात खराब हो रहे थे। तो 2018 के बाद अफगान पीस प्रोसेस के दौरान जो ताल्लुकात बेहतरीन हुए हैं पाकिस्तान और अमेरिका के और अब तक अच्छे चल रहे हैं, इसके बाद भी सैंक्शंस लगती रही हैं। और कई एनालिस्ट जैसे कि हामिद मीर वगैरह तो ओपनली कह चुके हैं कि इजराइल की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की जो मिसाइल रेंज है उसको महदूद किया जाए और पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल्स इजराइल तक ना पहुंच सकें। और ये काम वो अमेरिकन के जरिए करवाते हैं। लेकिन पाकिस्तान का हमेशा से यही नैरेटिव रहा है कि हमारे जो न्यूक्लियर मिसाइल्स हैं और हमारे जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वो इंडिया सेंट्रिक हैं। पाकिस्तान इस तरह डिप्लोमेसी करता है जब भी पाकिस्तान पर प्रेशर आता है इन मिसाइल्स के हवाले से या न्यूक्लियर के हवाले से, लेकिन पाबंदियां लगती रहती हैं। तो इन पाबंदियों के पीछे किसका हाथ हो सकता है आप अच्छी तरह समझते हैं। ये चीज़ भी पाकिस्तान की इनको बहुत खटकती है कि पाकिस्तान का एक स्ट्रॉन्ग डिफेंस है जिसमें पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है और लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, एक मजबूत आर्मी है और बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बड़ा एरिया है। और ये 240 मिलियन की पॉपुलेशन, ये अपने अक्सर इन आर्टिकल्स में लिखते हैं जब ये पाकिस्तान के बारे में खदशात का इजहार करते हैं। इतने बंदे सोचकर ही इनको डर लगता है कि ये 25-26 करोड़ लोग हैं, ये हमारे लिए एक खतरा है, जो कि सब एंटी इजराइल सेंटीमेंट रखते हैं। और इसलिए हम देखते हैं कि अक्सर पाकिस्तान के न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से ना सिर्फ अमेरिका से सैंक्शंस लगती हैं, इजराइल में भी एक नैरेटिव चलता रहता है उनके मीडिया पर। और फिर पाकिस्तान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज, पाकिस्तान एयरफोर्स का ईरान की हदूद में एंटर होना, एक प्रोटेक्टिव शील्ड कायम करना, फिर आसिम मुनीर साहब के बारे में आर्टिकल्स आना कि ये रेड फ्लैग हैं, वो भी एक इजरायली राइटर ने ही लिखा था जिसको हमने आपको इस वीडियो में बताया था। उन्होंने अपनी पूरी एक रिसर्च तैयार की है कि हु इज आसिम मुनीर, ये बंदा जो इतना एक्टिव हुआ है इस पूरे प्रोसेस के दौरान, ये आखिर है कौन। और उसी आर्टिकल में एक अमेरिकन एनालिस्ट ने आसिम मुनीर साहब को रेड फ्लैग करार दिया है। और इसलिए फिर हम देखते हैं कि पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा दुश्मन है भारत, इजराइल उसके साथ ताल्लुकात को बेहतरीन करता है। हमने देखा है कि इजराइल के ईरान के हमले से चंद दिन पहले मोदी ने विजिट किया था इजराइल का और एक लेजिटिमेसी प्रोवाइड की थी नेतन्याहू को कि जा तू हमला कर। और ये हम बात ऐसे ही नहीं कर रहे, हमने इस पर पूरी रिसर्च बेस्ड वीडियो बनाई थी कि किस तरह भारत और इजराइल डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। इनका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मुआहदा है। और जितनी गजा और लेबनान में तबाही मचाई है इजराइल ने, उस वॉर मशीन को पीछे से किसने सपोर्ट किया है? भारत ने। इन दोनों के ज्वाइंट डिफेंस मैकेनिज्म्स हैं, दोनों मिलकर असलहा बनाते हैं। टेक्नोलॉजी भारत को इजराइल से मिलती है, भारत के यहाँ असलहा प्रोड्यूस होता है जो वापस इजराइल में भी जाता है। और जो कन्वेंशनल वेपनरी है जैसे कि म्यूनिशंस, रॉकेट्स, बंदूकें वगैरह, वो सारी भारत से जाती हैं इजराइल। क्योंकि बहुत से यूरोपियन ममालिक ने अपनी डिफेंस डील्स कैंसिल कर दी हैं इजराइल के साथ ह्यूमन राइट्स के इश्यूज की वजह से, तो उस कमी को भारत पूरा कर रहा है। और इसी के बदले भारत को भी बहुत सी सपोर्ट मिल रही है। ये जो ड्रोन्स बड़े बड़े आ रहे थे लाहौर में और दूसरे जगहों पर, वो इजरायली मेड थे।
और इनकी डिफेंस प्रोडक्शन में इजराइल किस तरह भारत की मदद कर रहा है, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। चाहे फाइटर जेट्स हों या मिसाइल सिस्टम्स हों, क्रूज मिसाइल्स हों, एयर डिफेंस सिस्टम्स हों, भारत को हर तरह से मदद दी जा रही है इजराइल की तरफ से। और इजराइल की यहाँ पर यह भी कोशिश है कि पाकिस्तान की जो फ़लस्तीन को सपोर्ट है वो अंडरमाइन हो। पाकिस्तान का जो सॉफ्ट नैरेटिव है, जो फ़लस्तीनियों की आवाज़ है पाकिस्तान के लिए, जो और पाकिस्तानियों की फ़लस्तीनियों के लिए, उसको भी कट किया जाए। और इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स में भी उनकी ख्वाहिश है कि जो मुल्क आए यहाँ पर वो हमारे साथ ताल्लुकात भी बेहतर करके जाए अब्राहम अकॉर्ड्स के जरिए, वैसे हम किसी को एंटर नहीं होने देंगे। तो ये ओरिजिनल प्लान था। इसी वजह से आप देख रहे हैं कि गजा के अंदर अभी तक मामला आगे नहीं बढ़े। वो जो गजा का पीस बोर्ड बनाया था या इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्सेस की बात, वो सब पीछे रह गई है, क्योंकि उसमें इजराइल की ख्वाहिश थी कि जो यहाँ आएगा वो पहले हमारे से वर्किंग रिलेशनशिप कायम करेगा और उस बेस पर अब्राहम अकॉर्ड साइन होंगे। क्योंकि आपके किसी से ऑपरेशनल ताल्लुकात तब भी चल सकते हैं जब आपके डिप्लोमेटिक ताल्लुकात हों। पाकिस्तान और इजराइल के तो ताल्लुकात ही नहीं है, और भी कई ममालिक है जिनके नहीं कायम। तो उसमें इजराइल ने यही मुतालबा किया था अमेरिका से कि हम वैसे किसी को एंटर नहीं होने देंगे गजा में जब तक हमारे साथ इनकी कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो पाकिस्तान की तरफ से ऐसा होना तो तकरीबन नामुमकिन था कि हमारी फोर्सेस जाएं और उस वजह से हमारे इजराइल के साथ ताल्लुकात नॉर्मलाइज हों। ये एक बहुत बड़ा तूफान आ जाना था। इसी वजह से ये पूरा प्लान जो ट्रम्प साहब का था वो फिलहाल बढ़ चुका है और उसमें आपको प्रोग्रेस नजर नहीं आ रही। और उसके जरिए वो क्या चाहते हैं कि पाकिस्तानियों और फलस्तीनियों का जो एक कनेक्शन है वो वीक हो, पाकिस्तान की जो आवाज है फलस्तीन के लिए वो अंडरमाइन हो। अब जिस अलायंस को इजराइल एक इमर्जिंग सुन्नी एक्सिस का नाम दे रहा है, तो इस सुन्नी एक्सिस ने भी कहा है कि ठीक है, तुम अगर हमें थ्रेट समझते हो तो ऐसा ही सही। मुस्लिम क्वाड बहुत तेजी से आगे की जानिब बढ़ है और वो हर मामले में मिलकर अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब और इजिप्ट। इजराइल के ये जो प्लान्स हैं, जो इस तरह के आर्टिकल्स के ज़रिए ये अक्सर डिस्प्ले करते रहते हैं, इसने इन सब ममालिक के कान खड़े कर दिए हैं और इसलिए इनके कोऑपरेशन में भी अब तेज़ी आ रही है। पाकिस्तान, सऊदी अरब, तुर्की और चौथे नंबर पे है इजिप्ट। इजिप्ट के ताल्लुकात बहुत बेहतर हैं इजराइल से, लेकिन खुद इजराइल मान रहा है कि हमारी हरकतों की वजह से ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं। तो इजिप्ट अब तेज़ी से इस ग्रुप की तरफ आ रहा है। ये जो नया मुस्लिम क्वाड हमें नज़र आ रहा है, जो मीडिएशन एफर्ट्स में भी सबसे आगे है, ट्रम्प के बोर्ड ऑफ पीस में भी आगे था, गजा की बहाली की भी सबसे ज़्यादा यही बात कर रहा था, और इस जंग में भी इनका एक अलायंस नज़र आ रहा है। ये इमर्जिंग अलायंस भी इन चारों ममालिक के मुताबिक वक्त की ज़रूरत है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये इजराइल का हेक्सागन अलायंस वर्सेस न्यू मुस्लिम क्वाड। और उर्दगान का भी विजिट सामने आया था आज से 1.5 माह पहले सऊदी अरब का। सऊदी अरब तुर्की के साथ अब नए मुआहदे करने जा रहा है डिफेंस इंडस्ट्री में, और इजराइल को भी इन तीनों मुल्कों की जो यूनिक पावर्स हैं वो खटकती हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर पावर है, सऊदी अरब के पास तेल है और तुर्की के पास एक मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी है। और ये मॉडर्न डिफेंस टेक्नोलॉजी तुर्की अब पाकिस्तान और सऊदी अरब के साथ शेयर कर रहा है। उसमें ड्रोन टेक्नोलॉजी है और वॉरशिप्स हैं, जिनकी डिटेल आप इस वीडियो में देख सकते हैं। तो इनका अलायंस एक बहुत पावरफुल अलायंस है, जिसके पास न्यूक्लियर भी है, जिसके पास डिफेंस इंडस्ट्री भी है और तेल भी है, पैसे की भी कमी नहीं है। तो ये अलायंस अगर इकट्ठा हो जाता है तो इजराइल के इन अज़ाइम को नाकाम बना सकता है। और मज़े की बात है कि अमेरिका दोनों कैंप्स के साथ है। चाइना की बात करें तो वो पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब वाले कैंप में है, और सऊदी अरब भी अब तेज़ी से गौर कर रहा है कि चाइना के साथ अपने स्ट्रेटेजिक एग्रीमेंट को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाया जाए। सऊदी अरब ने देख लिया है कि अमेरिका इनका दिफा करने में नाकाम रहा है। चाइना और सऊदी अरब की भी बिलियंस ऑफ डॉलर्स की पार्टनरशिप है, और यही चीज़ अब सऊदी अरब को मजबूर कर रही है कि वो चाइना की तरफ मजीद टिल्ट हो। 2021-22 में तो हमने देखा था एक तारीखी एग्रीमेंट इनके दरमियान, अब वो नेक्स्ट लेवल पर जा सकता है। तो ये ग्रुपिंग क्लियरली हमें नज़र आ रही है। और इवन सोमालीलैंड पर भी जो इशू हुआ था, सोमालिया के अंदर जो फेक सोमालीलैंड बनाया है, इजराइल ने उसको रिकग्नाइज किया है। उसकी मुखालफत सबसे ज़्यादा किसने की? सऊदी अरब, चाइना, तुर्की, पाकिस्तान। और सोमालिया और यमन के करीब जो यूएई की एक्टिविटीज़ थी इजराइल के साथ मिलकर सऊदी अरब को अंडरमाइन करने की, उस हवाले से सऊदीज को इंटेलिजेंस किसने प्रोवाइड की? इजिप्ट ने। तो आपको पता चल जाता है कि कौन किस साइड पर खड़ा हुआ है। एक तरफ हमें नजर आता है इजराइल, भारत और यूएई का कैंप, और दूसरी तरफ ये मुस्लिम क्वाड, जिनके बहुत सी जगहों पर कन्वर्जिंग इंटरेस्ट हैं। और मेन थ्रेट इनको नजर आ रहा है इजराइल की इस अप्रोच पर कि
कि इजराइल यहाँ पर रुकने वाला नहीं है। ईरान के बाद ये टारगेट करेगा ही करेगा पाकिस्तान या तुर्की को, और ईरान को अगर ये गिराने में कामयाब हो जाते हैं तो इनके पास एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि पाकिस्तान और तुर्की को भी हम गिरा सकते हैं। ईरान जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल फाउंडेशन है, पाकिस्तान और तुर्की में इतनी स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजी नहीं है, लेकिन एक चीज जो इनके पास एज है वो है अमेरिका के साथ ताल्लुकात। और यही इजरायली राइटर भी कह रहे हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात एक की एलिमेंट है। यानी उनका ये ख्याल है कि हमारी जो लॉबी है अमेरिका के अंदर, उसको अपना काम बढ़ाना चाहिए कि जो हमारे इंटरेस्ट हैं अमेरिका वो पूरे करे पहले, उसके बाद सऊदी अरब को देखे या तुर्की को देखे या पाकिस्तान को देखे, पहले हमारे इंटरेस्ट को पूरा करे। और इसमें कोई शक नहीं है कि इजराइल ने आज तक जितनी बदमाशी की है वो अमेरिका की सपोर्ट के बगैर नहीं कर सकते थे। अमेरिका की सेंटकॉम, अमेरिका की इंटेलिजेंस, अमेरिका की मिलिट्री, अमेरिका की फायर पावर, ये सारे कमांडर्स विजिट करते हैं इजराइल के और इनके साथ मिलकर प्लान बनाते हैं जहां जहां पर इजराइल ने हमले करने होते हैं। आप देखें, कतर के अमेरिका के साथ मुआहदे थे, लेकिन कतर पर जब इजराइल ने स्ट्राइक करना चाही तो उन्होंने की, और उसके जवाब में सऊदी अरब ने पाकिस्तान के साथ डिफेंस एग्रीमेंट किया इजराइल को जवाब देने के लिए। बेशक अरबों के इजरायलीज के साथ भी अच्छे ताल्लुकात हैं, लेकिन इक्वेशंस चेंज होने में देर नहीं लगती। जिस तरह हम देख रहे हैं कि अरब यूनिटी में भी एक हमें डेंट नजर आ रहा है सऊदी अरब और यूएई की फाइट में। तो सऊदी अरब अब तुर्की और पाकिस्तान के साथ ज्यादा क्लोज हो गया और यूएई इजराइल की तरफ हो गया है। और आज से 30-40 साल पहले की भी बात करें तो ये अरब ममालिक ही थे जो इजराइल के एनिमी नंबर 1 थे और ईरान इनका दोस्त था। ईरान के अंदर आ जाता है इनकलाब 1979 में, तब पूरी मिडिल ईस्ट की इक्वेशन चेंज हो जाती है। और उसके बाद ईरान की इनकलाब के बाद वजूद में आने वाली हुकूमत थी वो इजराइल की दुश्मन नंबर 1 बन गई और आहिस्ता आहिस्ता उनके अरबों के साथ ताल्लुकात भी खराब होते गए और इसी वजह से इजराइल ने अरबों को अपनी तरफ कर लिया। लेकिन अब पुरानी डायनामिक्स ऐसे लगता है एक बार फिर वापस आ रही हैं, लेकिन इसमें एक चीज चेंज ये हुई है कि ईरान के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हुए हैं अरबों के, और इसमें चाइना ने अपना किरदार अदा किया है। वक्ती तौर पर ये ताल्लुकात ख़राब हुए हैं जो ईरान ने स्ट्राइक्स किए हैं इन अरब ममालिक पर, लेकिन उसके पीछे भी उनकी जस्टिफिकेशन ये थी कि यहाँ पर अमेरिकन बेसिस थी जो हम पर हमले कर रही थी, हम उन पर हमले कर रहे थे। ईरान के मुताबिक हम इनके साथ हालात को बेहतर कर लेंगे, लेकिन मेन मसला क्या है इजराइल का, और यही इजराइल का सबसे बड़ा नाइटमेयर है कि 1979 के बाद हमने बहुत से थ्रेट्स को कंट्रोल कर लिया था, उनको दबा लिया था और सिर्फ शिया एक्सिस रह गया था हमारा दुश्मन। शिया एक्सिस भी मौजूद है और अब उनकी नज़र में एक इमर्जिंग सुन्नी एक्सिस भी हमें मुंह चढ़ा रहा है, हमें आंखें दिखा रहा है। उसके बारे में हमें कुछ करना होगा और उसमें पहले 2 टारगेट हैं पाकिस्तान और तुर्की, इनको रास्ते से हटाओ। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए आपके ख्याल में ये जो सुन्नी एक्सिस या मुस्लिम क्वाड, ये जो एक नया तश्कील पा रहा है पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, जिसको किसी हद तक चाइना की भी बैकिंग हासिल है, क्या ये अपनी दोस्ती को इसी तरह मजबूत रख सकेंगे या आपके ख्याल में इजराइल इसमें दरार डलवाने में कामयाब हो जाएगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि वो स्टोरीज दुनिया भर से पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाएं।